नमस्कार मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं आज पहली बार ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। जो मेरा प्लान है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस की टीचर होने के नाते मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें भारत के संविधान से अपनी व्याख्यान को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि यदि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने संविधान का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं ये चाहती हूँ कि राजनीति विज्ञान में जो सबसे पहले मैं पेपर आपका कवर करूँगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ग्रेजुएशन के स्तर पे भी काम आएगा, पीजी में भी काम आएगा और कुछ अलग प्रेजेंटेशन बनाकर मैं आपके यूजीसी, नेट, स्लेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अनुसार भी अपने सिलेबस को निर्धारित करूँगी। यूट्यूब पर मेरा चैनल मैंने प्रारंभ कर दिया है, उसका विवरण मैं आपको एक स्लाइड में दे दूँगी। मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी मैं आपको नोट्स के लिए पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रदान कर सकूं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं लर्निस्ट, जो एक टीचर्स की प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ भी पढ़ाने का काम ऑनलाइन कर रही हूँ। तो आज हम सबसे पहले जो प्रारंभ करेंगे वो करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान की बात होती है, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कनाडा का हो, संविधान कहीं का भी हो, प्रस्तावना उस संविधान की जान होती है। यदि आप किसी भी देश के संविधान को समझना चाहते हो तो आप उस देश के संविधान की प्रस्तावना को ठीक से समझ लीजिए। प्रस्तावना में वो सब कुछ आ जाता है जिसके हिसाब से नागरिकों को अधिकार मिलेंगे और शासन किस प्रकार से संचालित होगा, सरकारें किस प्रकार से कार्य करेंगी। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना भारत के संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारत के संविधान की आत्मा है और यह संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उसमें सभी विद्वज्जन कानून की पेचीदगियों से पूरी तरह से परिचित थे। तो उन्होंने विश्व के अनेकों संविधानों का अध्ययन करके और वहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, जो हमें अपने देश में अडॉप्ट करनी चाहिए थी, उनको सबको उन्होंने अंगीकार किया, संविधान में समाहित किया, ताकि हम भी अपने नागरिकों को वो सारे अधिकार दे सके। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, कि प्रस्तावना एक ऐसा मानदंड है, एक ऐसा मानदंड है
जिसके आधार पर संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। पूरा संविधान, हमारे संविधान में जब संविधान का निर्माण किया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। मैं मानती हूँ कि शायद सामान्य भारत का नागरिक पूरे संविधान का अध्ययन नहीं कर सकता। तो इतना व्यापक और इतना विस्तृत संविधान है भारत का, और यह भी कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट एवर रिटन इन वर्ल्ड। भारत के संविधान के लिए क्या कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट इन वर्ल्ड एवर रिटन। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि मैं ये अपेक्षा करता हूं कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को प्रस्तावना की कसौटी पर परखा जाए। मतलब कितनी सामान्य सी बात है और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वो ये कहते हैं कि यदि आप संविधान को जानना चाहते हो तो उसको प्रस्तावना की कसौटी पर ही परख लो, और उसके बाद ये आप फैसला करो कि संविधान अच्छा है अथवा नहीं है। ये बात बहुत सच भी है। हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना में किसी भी ऐसे शब्द को नहीं छोड़ा जो आवश्यक था। जैसी शासन प्रणाली हम अपनाना चाहते थे, जो कुछ भी हम अपने नागरिकों को अधिकार देना चाहते थे, हम किसी एक विशेष दर्शन से बंधना भी नहीं चाहते थे। हम समाजवाद चाहते थे, लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते थे। अर्थव्यवस्था में भी हम समाजवादी चाहते थे, लोकतंत्र भी चाहते थे। तो इसलिए हमने किसी भी ऐसे शब्द को अवॉइड नहीं किया जो हमारे लिए आवश्यक था। तो ये कहा जाता है, ये बात कोई भारत के संविधान पर ही लागू नहीं होती। हाँ, ये मैं कह सकती हूं कि भारत के संविधान पर अधिक लागू होती है। आप किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को जानना चाहोगे, संविधान को जानना चाहोगे, तो उस देश के संविधान की प्रस्तावना को आप गहनतम, उसका इन डेप्थ, उसको, उसकी जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनको गहनता से समझो, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि संविधान किस प्रकार का है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो जो सबसे पहला शब्द हमारे प्रस्तावना में आता है वो शब्द है हम भारत के लोग। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूंगी। हम भारत के लोग, हमने इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से हमारा तात्पर्य है कि ये संविधान हम पर किसी ने थोपा नहीं। ये संविधान किसी भी अन्य शक्ति के द्वारा हम पर थोपा नहीं गया। ये संविधान हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने इसको अडॉप्ट किया है। आगे जो शब्द है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हमारा क्या तात्पर्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हमारा तात्पर्य है कि भारत बाह्य दृष्टि से भी आजाद है और भारत आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र है। हम किसी के भी आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करने में स्वतंत्र हैं और हम अपनी आंतरिक नीतियों का निर्माण करने में भी स्वतंत्र हैं और हम अपने देश के बाह्य अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसके बाद बात आती है, हमने अपने
जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उसमें ही इस बात का वर्णन कर दिया है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। I think that this is very essential. It is important part of our constitution. वैसे तो each word of the preamble is very important. Each word, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, every word is very important and it depicts whole constitution. उसके बाद हम कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। तो सामाजिक दृष्टि से हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के सभी नागरिक सामाजिक दृष्टि से कानून के समक्ष समान हैं। इस बात का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगी कि सन 1950 में ही हमारे देश से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था और अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करता है तो वो कानूनी रूप से दंडनीय होगा। तो कानून सामाजिक दृष्टि से किसी भी रूप में, चाहे वो रंग हो, रूप हो, जाति हो, संप्रदाय हो, धर्म हो, किसी भी रूप में हमारा संविधान नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक न्याय। यद्यपि यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आर्थिक न्याय को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्यों? उसका एक कारण है कि भारत एक विशाल राष्ट्र राज्य है। भारत एक विशाल राष्ट्र राज्य है, तो यहाँ आर्थिक न्याय का मतलब है कि यदि हम ये कहें कि हम आर्थिक समानता को प्राप्त कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए हमने आर्थिक न्याय की बात की और आर्थिक न्याय से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जीने के लिए जो जरूरी है, जीवन जीने के लिए जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होती हों। इसको हमने अपने संविधान में शामिल किया और इसके लिए प्रत्येक सरकार प्रयास भी करती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक न्याय, भारत का प्रत्येक नवयुवक, नवयुवती, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उनको 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आ जाता है स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, जिसमें हमने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की विवेचना की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमने इन सब बातों पर बल दिया है और कोई भी व्यक्ति चाहे लिखित में, चाहे मौखिक, चाहे किसी भी प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि यदि किसी व्यक्ति के विचार अभिव्यक्त करने से राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। हमें धर्म की स्वतंत्रता है, इसको हमें अपनाना ही था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जब विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। अनेकों धर्म हैं और सब धर्मों के साथ सब धर्मों के लोगों को एक गौरवमय दृष्टि से स्थान देना देश में और साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करना, ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमने इसको अपनाया। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को अपनाने में, अपने धार्मिक कृत्यों में, अपनी धार्मिक गतिविधियों में स्वतंत्र है। उसके बाद ये यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी
कि 1976 का जब संविधान संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया। उनमें से एक था धर्मनिरपेक्ष, कि भारत का कोई धर्म, हम सभी धर्मों का सम्मान आदर करते हैं, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। इसके बाद हमारी प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं कि व्यक्ति की गरिमा को महत्व देना, इसके लिए संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अपनी एक गरिमा है, एक डिग्निटी है, और उससे आप उसकी डिग्निटी का हनन नहीं कर सकते, और यदि आप करते हो तो वो भी दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय एकता पे हमने बहुत बल दिया। यद्यपि यहां मैं कहना चाहूंगी कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और आज जो समय है वो 2023 है। आज हमारी राष्ट्रीय एकता को बहुत से आपदा विपदा आती रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक सरकार का ये उद्देश्य रहता है, प्रयास रहता है कि ऐसा कोई भी गतिविधि उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए जिससे कि राष्ट्रीय एकता को कोई ठेस पहुंचे। फिर कहते हैं कि अपनी इस संविधान सभा में हमने संविधान को अंगीकार कहाँ किया? हमने संविधान सभा में ये बात, इसकी घोषणा की कि संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। हमने संविधान को कब अंगीकार किया? 26 नवंबर 1949। वो कहते हैं कि हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, हम संविधान को अधिनियमित करते हैं और हम संविधान को आत्मर्पित करते हैं। हम स्वयं अडॉप्ट कर रहे हैं संविधान को, हम पर ये संविधान कोई थोप नहीं रहा है, क्योंकि यदि कोई थोपता तो फिर हमारी सॉवरेनिटी समाप्त हो जाती। भारत एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, हमारे पास संप्रभुता है, हम बाह्य दृष्टि से भी किसी के अधीन नहीं है और हम आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हैं। तो इसलिए हमने अपनी प्रस्तावना में ही इस बात पर बल दे दिया था कि भारत अपने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करता है। हम देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना ये बहुत कम शब्दों में है, लेकिन हमने शायद अपनी प्रस्तावना में किसी भी ऐसे शब्द को नहीं छोड़ा जो शब्द उसके लिए आवश्यक था कि हम कैसा शासन अपना रहे हैं, या कि हम ये कहें कि हम नागरिकों को क्या अधिकार दे रहे हैं। नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, हमारे संविधान की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हमारे संविधान में समाहित की गई हैं। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर था, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत का संविधान, चाहे आप बीए में हैं, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप नेट स्लेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, भारत के संविधान को गहनता से समझना वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हर स्तर पे आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो आप लर्निस्ट
के प्लेटफॉर्म पे भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको मैं अभी आपको एक स्लाइड में बता दूंगी। लर्न पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर वंदना जोशी। मुझे लगता है कि आपको पढ़ाना अच्छा लगा होगा। आप ही का ज्ञानवर्धन करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन सो वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसके अलावा जो पेपर मैं आपके कवर करूंगी, जो आपके नेट और स्लेट में आते हैं, इंडियन पॉलिटी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये सभी मैं साइमल्टेनियसली करवाती रहूंगी, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को लाभ हो सके। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।